तो आइए आज हम लोग पढ़ते हैं सार्थक अंकों की गणनाएं। कल तक हम लोगों ने पढ़ा सार्थक अंक किसे कहते हैं, संदिग्ध और यथार्थ माप को किसी भी भौतिक राशि की सार्थक अंक कहलाता है, या फिर सार्थक अंक वे अर्थपूर्ण अंक होते हैं जो निश्चित रूप से ज्ञात होते हैं। ठीक है, और सार्थक अंक लिखने के कुछ नियम भी होते थे कि सारे नॉन ज़ीरो सार्थक होते हैं, नॉन ज़ीरो के बीच में अगर कोई ज़ीरो आ गया है, दो नॉन ज़ीरो के बीच, वो भी सार्थक होता है, किसी नॉन ज़ीरो के बाद अगर शून्य है तो वो भी सार्थक होते हैं, लेकिन किसी नॉन ज़ीरो के पहले अगर शून्य है बाईं ओर तो वो सार्थक नहीं होते हैं। और हाँ, इसमें दशमलव होना अनिवार्य होता था। एक इस तरह का ये काट दिया है जो एग्जाम्पल, जैसे 2.67 इंटू 10⁻³ इस तरह का कोई प्रश्न आ जाए आपके पास और पूछा जाए कि सार्थक अंक क्या है, तो आप इन पे ध्यान न देते हुए केवल इन अंकों को देखेंगे और इसमें सार्थक अंक कितने हैं, 3, तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं हम सार्थक अंकों की गणनाओं पे। सबसे पहले जोड़ और घटाव यानी योग और घटाना। जोड़ने या घटाने के बाद प्राप्त परिणाम में दशमलव की दाईं ओर जोड़ने या घटाने वाली न्यूनतम सार्थक अंक वाली संख्या से अधिक अंक नहीं होने चाहिए। यानी जो योग आएगा वो जितनी भी संख्याएं जोड़ी या घटाई गई हैं उनके सार्थक अंकों में जो न्यूनतम सार्थक अंक होगा उतने ही सार्थक अंकों का आंसर आना चाहिए, यानी उत्तर आना चाहिए। जैसे देखिए 12.67 यानी 12.67, 11.0, 1.257, यहाँ पे 4 सार्थक अंक है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, सबको जोड़ा गया तो ये आया 24.927। सबसे न्यूनतम सार्थक अंक कितना है, 3, तो इसलिए आंसर भी 3 सार्थक अंकों तक आएगा, यानी 24.9 आंसर। ठीक है, क्लियर हो गया। इसी तरीके से ये तो था जोड़, घटाव का भी देख लेते हैं। देखिए जैसे एक एग्जांपल है आपके पास 67.205 यानी यहाँ 5 सार्थक अंक है और घटाया गया है 12.0 यानी 3 सार्थक अंक है, तो आंसर आएगा 55.205। लेकिन हम उत्तर कितने लिखेंगे, केवल न्यूनतम सार्थक अंक के बराबर यानी 3, यानी 55.2। ठीक, इसी प्रकार से गुणा और भाग का भी है। देखिए कहा जाता है कि गुणन एवं भाग दोनों के परिणाम में सार्थक अंकों की संख्या न्यूनतम सार्थक अंकों की संख्या के बराबर होनी चाहिए। यानी अगर 2.5 की गुणा कर रही है 1.25 से, तो गुणा करी गई तो देखा पहले 2.5 2 सार्थक अंक है और 1.25 3 सार्थक अंक है, तो न्यूनतम कौन सा है, 2, तो इनको गुणा करके आया ये, और जैसे ही गुणा करके आंसर आया इसमें हमने केवल 2 सार्थक अंकों तक ही उत्तर लिखना है, यानी 3.1। ठीक इसी प्रकार से अगर भाग की बात करते हैं तो जैसे 2.40 में भाग दिया 1.2 से, तो जाहिर सी बात है ये आएगा 2.00, लेकिन क्योंकि न्यूनतम है 1.2 यानी 2 सार्थक अंक, तो इसलिए आंसर केवल 2.0 तक ही आएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक। ये तो था सार्थक अंक। एग्ज़ाम में आपके पास 1 नंबर का कम से कम सार्थक अंक पूछे ही जाते हैं 100%। ठीक है, अब आ जाते हैं विमेय विश्लेषण। इस पे आधारित भी एक बड़ा क्वेश्चन 3 नंबर तक का या 2 नंबर तक का आता है पेपरों में, तो ध्यान दीजिएगा कि N1U1 बराबर N2U1। विमेय क्यों बोला गया, आप जब फिजिक्स में पढ़ेंगे तो आपको पूरी तरह से विमाओं के अंतर्गत इसे समझाया जाएगा। हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे क्योंकि ये टॉपिक में है, चैप्टर में है, तो हम इसे थोड़ा सा टच करते हुए चलते हैं। बाकी फिजिक्स में आप लोग इसे बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर N1U1 और N2U2 क्या है। N1 है किसी एक पद्धति में भौतिक राशि का आंकिक मान, जैसे सपोज दैट हम कहते हैं 10 किलोमीटर दूरी या 5 ग्राम कोई भी सामान है। ठीक, तो ये दोनों आंकिक मान और मात्रक मान आपस में एक दूसरे के पूरक हैं। अगर हम बोलें कि मैं 10 गया तो नहीं समझ आएगा, या मैं किलोमीटर गया तो भी समझ नहीं आएगा। ठीक, तो जब मैं बोलूँगा मैं 10 किलोमीटर गया तो पूरी बात क्लियर हो गई कि 10 किलोमीटर गया है। ठीक, वैसे ही मैं कि ग्राम लेके आया, क्या ग्राम लेके आया, या 5 लेके आया, क्या 5 लेके आया। अगर आप बोलोगे मैं 5 ग्राम सामान लेके आया तो समझ आता है कि 5 ग्राम की बात हो रही है। अब यहाँ पे किलोमीटर है, यहाँ पे ग्राम है। ठीक है, तो ये मात्रक है, ये कोई एक अलग पद्धति है, CGS पद्धति हो गई। आइए आपका किलोमीटर है यानी दूरी है। ठीक है, तो ये MKS में ही है लेकिन किलोमीटर में है। ठीक है,
तो यानी N1 U1 क्या है, एक पद्धति में आंकिक मान जैसे आगे वाला, और ये हो गया U1 यानी उसका मात्रक। और N2 में क्या है, दूसरी पद्धति में, जैसे सपोज दैट 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो N1 हो गया ये, N2 हो गया मीटर, सॉरी U1, और N2 हो गया 100 और U2 हो गया सेंटीमीटर, इस तरीके से। ठीक है, अब इस पे आधारित एक प्रश्न देख लेते हैं। देखिए प्रश्न दिया गया है कि एक जग में 2 लीटर दूध है, ठीक, दूध का आयतन मीटर क्यूब में बताना है। ठीक है, तो हम जानते हैं 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है, ठीक, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। दिया है दूध का आयतन 2 लीटर, तो इसको पहले सेंटीमीटर क्यूब में बदल लेते हैं। 2 गुणा के 1000 सेंटीमीटर क्यूब, तो आ जाएगा 2000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये क्या है, दूध का आयतन है। अब सूत्र लगा देते हैं N1U1 बराबर N2U2। तो उससे क्या होगा, N1 देख लीजिए कितना है, 2000 सेंटीमीटर क्यूब आया, तो N1 तो हो गया 2000, U1 आ गया सेंटीमीटर क्यूब। और हमें निकालना क्या है, मीटर क्यूब में, यानी U1 दे रखा है दूसरी पद्धति का मात्रक, और N2 नहीं पता कि कितना होगा, तो यहाँ से N2 यहीं रहने दीजिए, U1 आ जाएगा इसके नीचे, N1U1 अपॉन U2। तो सबकी वैल्यू रख दीजिए, N1 की वैल्यू 2000, U1 की वैल्यू सेंटीमीटर क्यूब को 3 बार गुणा कर सकता हूँ, मीटर क्यूब को मीटर गुणा गया मीटर गुणा गया मीटर। अब क्योंकि हमें मीटर क्यूब में निकालना है, इसलिए ऊपर सेंटीमीटर को हमने मीटर में बदलना है। तो आपको पता है 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होते हैं, तो इसलिए हमने इस सेंटीमीटर की जगह 1/100 मीटर लिख दिया, इसकी जगह भी और इसकी जगह भी। तीनों मीटर से तीनों मीटर कट गए, बचा क्या, एक 1/1 लाख ऐसे 10 लाख। ठीक है, तो 2000/10 लाख हो गया, 000 कट गया, और ये 500 1/500 आ गया। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 0.002 आएगा आंसर। ठीक है, यानी 0.002 आ गया। 0.002 का आप क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा के 10 की घात -3 लिख सकते हैं। ठीक है, यानी 2 लीटर बराबर, ये तो है क्या, N2 है। ठीक, तो यानी 2 लीटर बराबर आपके पास आ गया 2 गुणा के 10 की घात -3 मीटर क्यूब। अब इसी में हमें ज्ञात करना था। इस तरीके के प्रश्न आपके पास पेपरों में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, फिजिक्स में ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए ध्यान दीजिएगा, आप फिजिक्स से पढ़ेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं अगले टॉपिक में, ठीक, जिसका नाम है रासायनिक संयोजन के नियम। ठीक, रासायनिक संयोजन के नियम, अगला टॉपिक आपके पास वो है रासायनिक संयोजन के नियम। बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से एक ना एक नियम पेपरों में 100% आता है। ठीक है, तो देखिए, पहला है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, इसे द्रव्य की अविनाशिता का नियम भी बोलते हैं। दूसरा है स्थिर अनुपात का नियम, तीसरा है गुणित अनुपात का नियम, चौथा है गैलुसाक का नियम, और पांचवा है अवोगाद्रो नियम। ठीक है, तो ये 5 नियम जो है रासायनिक संयोजन के नियम है। यानी कोई भी रासायनिक क्रिया जब होती है तो जो कंपोनेंट्स जुड़ते हैं, यानी घटक जो जुड़ते हैं, उनमें रासायनिक क्रिया किस प्रकार से होती है, किस नियम के अंतर्गत होती है, वो इसमें हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आ जाते हैं पहले टॉपिक पे, जिसका नाम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है, देखिए द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है। पहले तो ये 1789 यानी 1789 में आंतोइन लावेशिये, ठीक है, आंतोइन लावेशिये नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने ये नियम दिया था। इस नियम के अनुसार क्या था, इस नियम के अनुसार था, इसे रसायन शास्त्र का पिता भी कहा जाता है। इन्हें रसायन शास्त्र का पिता भी कहा जाता है। ये जो है, इन्हें रसायन शास्त्र का पिता भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए, इस नियमानुसार क्या था, इस नियमानुसार ये नियम कहता है कि द्रव्य न तो बनाया जा सकता है या उत्पन्न किया जा सकता है, और ना ही
नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, न तो हम द्रव्य को उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही उसे नष्ट कर सकते हैं। इतना सा नियम है, पहले भी हमने पढ़ रखा है। ठीक है, अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले द्रव का कुल भार अभिक्रिया में बने, यानी देखो अभिक्रिया कैसे होती है, ये होती है अभिकारक से बनता है उत्पाद। तो यहाँ पर क्या है, ये एक क्या है, ये एक रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, अब देखिए अभिकारक से उत्पाद बनता है, तो ये नियम क्या कहता है कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले कुल द्रव्यों का भार बने हुए कुल द्रव्यों के भार के बराबर होगा। यानी इस नियमानुसार अभिकारकों का कुल भार जो होना चाहिए या द्रव्यमान जो होना चाहिए, ये बराबर होना चाहिए उत्पादों के कुल द्रव्यमान के। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम, यानी एक से दूसरे में कन्वर्ट हो गया लेकिन नष्ट नहीं हुआ। देखो जैसे एग्जांपल के लिए NaCl प्लस AgNO3, जब हमने इसकी रिएक्शन कराई तो ये बन गया AgCl प्लस NaNO3, यानी सोडियम क्लोराइड, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट बन गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, जितना मोल ये है 1 मोल, ये भी है 1 मोल, तो यहाँ तो हो गया टोटल 2 मोल, यहाँ पर भी ये 1 मोल और ये भी है 1 मोल, तो यहाँ पर भी हो गया टोटल 2 मोल। ठीक, तो कुल मिला के इनका जो बनाने वाले थे, मतलब अभिकारक थे, उनका जितना द्रव्यमान था और वो उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर हो गया, तो इसे बोला जाता है क्या, ये कहलाता है आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक, सिंपल है बहुत। अब आ जाते हैं इसी तरीके का एक दूसरा नियम है जिसको हम बोलते हैं स्थिर अनुपात का नियम। आइए उसे देखते हैं। सेकंड आ जाता है आपके पास स्थिर अनुपात का नियम। ये दिया था जोसेफ प्राउस्ट नामक वैज्ञानिक ने, और स्थिर अनुपात नाम से ही समझ आ रहा हो कि किसी यौगिक का अनुपात जो है वो हर कंडीशन में क्या है, स्थिर रहता है। तो जैसे इस नियमानुसार किसी यौगिक में तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव समान या स्थिर होता है, चाहे वो यौगिक किसी भी स्रोत से या किसी भी विधि द्वारा ही क्यों न प्राप्त किया गया हो। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए हम अगर बात करते हैं जल की, यानी वाटर की, तो आपको पता है जल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है H2O। ठीक है, अब वो जल झरने का हो, किसी भी स्रोत का बोला ना अभी, ठीक है, झरने का जल हो तो H2O, उसका भी फॉर्मूला यही होगा। नदी का जल हो तो वो भी यही होगा, तालाब का जल हो तो भी H2O होगा, वर्षा का जल हो तो भी H2O होगा, या घरों में जो नल का पानी आता है वो भी क्या है, उसका फॉर्मूला भी H2O ही होगा। यानी इसमें H और O का जो संघटन है, H और O का जो संघटन का अनुपात है वो H अनुपात O क्या है, 2:1 है सभी में, यानी ये क्या है, समान है या स्थिर है, इसीलिए इसको स्थिर अनुपात का नियम कहा जाता है। ठीक है, चाहे आप इस वाटर को चाहे तो हम बना रहे हो H और O के साथ, यानी H + O2, इस तरीके से, तो ये बन जाएगा 2H2O। ठीक है, तो ये इसके मोलों की संख्या है और ये इसका अनुपात है, तो अनुपात क्या हो जाएगा, अगर देखा जाए तो यह आ जाएगा 4:2, इसको भी करोगे तो यह आ जाएगा 2:1। ठीक है, तो यानी हर कंडीशन में जो H और O का संगठन अनुपात होगा वो हमेशा स्थिर रहेगा, इसीलिए इसे स्थिर अनुपात का नियम कहा जाता है। एक दूसरा एग्जांपल से समझते हैं, जैसे CO2 है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड है। अब कार्बन डाइऑक्साइड को इन्होंने कैल्शियम कार्बोनेट को जलाकर दहन करके किया गया है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, और यहाँ कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया गया है, जिसे हम दहन बोलते हैं या कंबक्शन।
यहाँ पर भी अगर इसे जलाया गया तो ये बना CO2। दोनों कंडीशन में हमें CO2 मिला है, तो C और O का अनुपात यहाँ पर भी 1:2 है, यहाँ पर भी 1:2 है, तो ये दोनों जगह ये क्या है, ये समान है या स्थिर है, तो इसीलिए इसको हम स्थिर अनुपात का नियम भी कहते हैं। ये था आपके पास दो रासायनिक संयोजन के दो नियम हमने आज पढ़े। पहला था द्रव्यमान संरक्षण का नियम, आंतोए लावेशियर ने दिया था, जिन्हें हम रसायन शास्त्र का पिता बोलते हैं, कि द्रव्य को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है, हाँ बस इसके एक रूप को दूसरे रूप में बदला जा सकता है। एक रिएक्शन से हमने समझा। दूसरा आया स्थिर अनुपात का नियम, कि जितने भी यौगिक हैं उनमें जो तत्व हैं उनके द्रव्यमानों का अनुपात सदैव हर कंडीशन में स्थिर होता है, चाहे वो किसी भी स्रोत द्वारा बनाए गए हों, किसी विधि द्वारा बनाए गए हों। ठीक है, जैसे पानी का हमेशा H2O है, तो यानी H और O का अनुपात 2:1 ही रहेगा। ठीक है, ये था आपका स्थिर अनुपात का नियम। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, बाकी पढ़ेंगे हम कल। धन्यवाद।